Hi guys, this is Survi Bhatia and I welcome you all to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers and I'm back with another monthly CLK. अप्रैल का CLK डिस्कस करने वाले हैं हम इस वाले सेशन में. इस बार लीगल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो बहुत सी कुछ बड़ी बड़ी चीजें भी हुई, जैसे वक्फ बिल फाइनली पास हो गया है एंड उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी डाली गई है कि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है. गवर्नर का जो हमारा एक डिसीजन आया है, ये क्लैट 2026 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन रहने वाला है. तो कुछ मेजर न्यूज काफी आई अप्रैल में, बट कुछ माइनर न्यूज भी आई. तो इस वाले सीएलके में हम डिस्कस करने वाले हैं ये कुछ न्यूज. सबसे पहला तो आरटीआई एक्ट को जो अमेंड किया गया था, क्या उसका अमेंडमेंट जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा बिल है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी अमेंडमेंट किया गया आरटीआई एक्ट में, क्या वो लड़ाई है बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेसी, ये बात समझेंगे. देन जो गवर्नर के लिए टाइमलाइन सेट की गई है उसका तो एक केस फाइल किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा, बट साथ ही साथ प्रेसिडेंट के लिए भी टाइमलाइन इन्होंने सेट कर दी है यूजिंग आर्टिकल 142. तो आर्टिकल 142 क्या है, क्यों है, और एक्चुअली क्या आर्टिकल 142 वॉयलेट करता है हमारे जुडिशियल का जो इंटरफेरेंस है इन लेजिस्लेचर, क्या ये गड़बड़ करता है, क्या जैसे वाइस प्रेसिडेंट ने बोला था, इज इट एक्चुअली अ न्यूक्लियर मिसाइल फॉर डेमोक्रेसी. एंड अल्टीमेटली सीनियर सिटीजन्स कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है अपने बच्चों को और उन्होंने एक शर्त रखी है कि बच्चे मेंटेन करेंगे उस प्रॉपर्टी के बदले, अब नहीं कर रहे हैं, तो क्या उन्हें प्रॉपर्टी से निकाला जा सकता है, इविक्ट किया जा सकता है. ये एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट. एंड अल्टीमेटली उम्मीद एक्ट, विच इज ऑब्वियसली जो हम वक्फ बिल बोलते थे, जो उम्मीद एक्ट है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है. लास्ट फ्यू मंथ्स हम वक्फ एक्ट के प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे थे, चाहे जीके में चाहे सीएलके में, बट दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका चैलेंज किया गया है. ठीक है, सो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट अराउंड द फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज प्रिवेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी. आरटीआई एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आया 2005 में. उसका एक सेक्शन है 81J, उसको अमेंड कर दिया गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी के एक्ट 44 क्लॉज 3 से. अब एग्जैक्टली exactly जो हमारा डीपी एक्ट है वो क्या है, आरटीआई एक्ट क्या है, वो क्या है, वो समझेंगे. फिर हम समझेंगे सेक्शन 81J क्या है, सेक्शन 44 क्लॉज 3 ने ऐसा क्या किया जो इतना ज्यादा यहाँ पर दिक्कत आ गई कि चाहे एक्टिविस्ट हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी वाले हो, सब लोग ही इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट गए. सो दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पैसेज बेस्ड. तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज आरटीआई. आरटीआई आप लोगों ने इनफॉर्मली भी सुना होगा कि सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर निकालनी है, कितनी बार हम न्यूज हेडलाइंस पढ़ते हैं ना कि आरटीआई के थ्रू किसी एक इंसान को ये पता चला कि कितना खर्चा हुआ है. बीच में एक आरटीआई आई थी कि रेलवेज वाले हर दिन अपनी बेडशीट्स नहीं धोते हैं, ये आरटीआई के थ्रू पता चला. तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था और इसका पर्पस ये था कि एक अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए सरकार की, कि अगर एक आम इंसान को कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है सरकार से तो वो आरटीआई लगाकर इस एक्ट के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है. ठीक है, तो सिटीजन्स इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये था इस एक्ट का प्रॉपर एक पर्पस. पर यहाँ पे हक सिर्फ सिटीजन्स को दिया गया, नॉन सिटीजन्स को नहीं दिया गया. टाइमलाइन एस्टैब्लिश की गई, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं आरटीआई एक्ट के. अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है, दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. बेसिकली आज डेटा इज द न्यू ऑयल. डेटा इज द न्यू ऑयल मतलब कि जैसे ऑयल बहुत ही एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, आज के टाइम पे डेटा एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है किसी भी कंपनी के लिए. नथिंग वर्क्स विदाउट डेटा. मैं जोमेटो पे कोई एक ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, मेरी क्या पर्सनल डिटेल्स है, दिस इज नथिंग बट डेटा. तो
ऑनलाइन के ज़माने में डेटा का अपना एक रेलेवेंस आया और इसके लिए हमें इंडिया में एक कानून भी चाहिए था। तो किसी के पर्सनल डेटा का एक्सेस किस तरीके से किसी को मिलेगा, कंसेंट किस तरीके से एक पर्सन से लिया जा सकता है, कब वो कंसेंट विथड्रॉ किया जा सकता है, इसके अराउंड हमारा एक नया कानून आया रिसेंटली, दैट इज़ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। जो भी हमारा पर्सनल डेटा है डिजिटली, अब डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन कलेक्ट किया, अगर डेटा ऑफलाइन भी कलेक्ट किया पर बाद में उसके डिजिटल रिकॉर्ड्स बना दिए गए तो उसे भी इस एक्ट में इंक्लूड किया गया। अगर फॉरेन में कलेक्ट किया गया पर इंडिया में यूज हो रहा है उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो किसी भी तरीके से अगर किसी भी सिटीजन का इंडिया में पर्सनल डेटा इम्पैक्ट हो रहा है, ऑल ऑफ दैट इज कंसिडर्ड अंडर दिस एक्ट। तो इंडिविजुअल के राइट्स टू प्रिवेसी एंड किसी का भी जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसका पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जाए उसको बैलेंस करने के लिए हमारा ये एक्ट है। क्योंकि आज के टाइम पे पर्सनल डेटा दिए बिना कितनी चीजें हम छोड़ देंगे। जोमेटो में मेरे को डिटेल्स डालनी ही डालनी है, अमेजोन में मेरे को अपने कार्ड डिटेल्स और ये सारी इंफॉर्मेशन डालनी ही डालनी पड़ेगी। तो इन चीजों को बैलेंस करने के लिए मेरा ये एक्ट आया। अब देखते हैं गड़बड़ कहाँ आई। जो हमारा सेक्शन 81J है आरटीआई एक्ट का, वो ये कहता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी इंसान की वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। आरटीआई क्या था, अगर सिटीजन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगे किसी एस्पेक्ट में तो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, पर मान लो वो इंफॉर्मेशन किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से अनरिलेटेड है। पॉइंट क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो अनरिलेटेड है पब्लिक इंटरेस्ट से, उससे लोगों का क्या लेना देना है, राइट। फॉर एग्जांपल मेरी क्या सैलरी है उससे लोगों का क्या लेना देना है, तो ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई से मैं डिस्क्लोज गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगी। डिस्क्लोजर सरकार सिर्फ तब अलाउ करेगी, अथॉरिटी सिर्फ तब अलाउ करेगी जब एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। ये बोलता है हमारा सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई एक्ट कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी जब तक उसमें पब्लिक इंटरेस्ट ना हो। पर जो हमारा ये सेक्शन 44 क्लॉज 3 आया ना, उसने ये बोला कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। अथॉरिटीज में विदहोल्ड मतलब कि अपने पास रख सकते हैं एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट अप्लाइंग द अर्लियर पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट। अभी तक क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट में है इंफॉर्मेशन दे दो भले ही पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर सेक्शन 44 क्लॉज 3 ने बोला कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट में हो या ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर जो मामला आया, जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि ये हमें एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रहा था कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके क्या पता होता है कि कोई पॉलिटिशियंस हैं, उनकी एसेट डिटेल्स, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी पब्लिक अथॉरिटी के एस्पेक्ट में भी, ठीक है। और ये बोल रहा है कि नहीं नहीं किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये एक प्रिवेसी का टैंजेंट लेके आ रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये उठा कि भाई ट्रांसपेरेंसी बेटर है या प्रिवेसी बेटर है, ठीक है। अब सेक्शन 44 क्लॉज 3 से हमारा आरटीआई जो हमारा हक है ट्रांसपेरेंसी का वो कहीं ना कहीं वीक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटीज को एक कंप्लीट बैन का रास्ता मिल गया है कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जैसे पहले तो था ना पब्लिक इंटरेस्ट में जो नहीं है वो रहने देते हैं, तो यहाँ पर 44 क्लॉज 3 के बाद एक कंप्लीट बैन लगा दिया अथॉरिटीज ने कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जो अपने आप में बहुत ही एक्सट्रीम है। और अथॉरिटीज इस चीज का मिसयूज कर सकते हैं कोई भी वाइटल डेटा को डिस्क्लोज करने में। तो जो लोगों का ट्रांसपेरेंसी उनको मिल रहा था आरटीआई एक्ट के थ्रू, वो कहीं ना कहीं उनसे छीन लिया गया। एंड अब यहाँ पे प्रिवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया। कौन से केस में रिकॉग्नाइज किया, केएस पुट्टास्वामी केस में रिकॉग्नाइज किया। केस लॉज इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लैंडमार्क डिसीजंस, प्लीज स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ दोस केस लॉज, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मॉक्स में भी आते हैं, तो ये कुछ लैंडमार्क डिसीजंस है जो पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो केएस पुट्टास्वामी में बोला गया कि राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो
ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ गया कि ट्रांसपेरेंसी भी छीन रहा है बट एट द सेम टाइम प्रिवेसी भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से एक जो हमारी एंटिटीज है, जो अथॉरिटीज है, इनफैक्ट जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने इस चीज को काफी ज्यादा कंडेम किया, इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि अमेंडमेंट वापस ले ली जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये ट्रांसपेरेंसी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर आपको ये एस्पेक्ट लाना ही है, प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करना ही है, तो प्रिवेसी को हम रिस्पेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, पर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस में डाल सकते हैं। किसी भी फंडामेंटल राइट पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। हमने पहले वाले सीएलके में भी पढ़ा है ये बात। तो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हुए किसी का फंडामेंटल राइट ऑफ प्रिवेसी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट जो अथॉरिटीज का कंसर्न था। तो ये था टसल बिटवीन प्रिवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किया। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वक्फ एक्ट एक्चुअली पास हो चुका है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट से असेंट मिल गया, और मामला साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, जहां मोर देन 100 पिटिशंस पहुंची कि यार ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो वेरी ब्रीफली हम फिर से डिस्कस करेंगे वक्फ क्या है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ते हैं, तो इसलिए हम डेफिनेटली ये डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज वक्फ। वक्फ है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मुस्लिम्स डोनेट करते हैं, किसके लिए? कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल या पायस पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी दी, किसी भी एक मुस्लिम ने अपनी प्रॉपर्टी दी फॉर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, दैट इज नोन एज वक्फ, किसी भी रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पसेस के लिए। ठीक है। अब एक वक्फ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी ने भी एक बार प्रॉपर्टी वक्फ में दे दी, तो वो प्रॉपर्टी वापस कभी नहीं आएगी। जो ये नेचर है दैट इज इरिवर्सिबल। यही एक बहुत बड़ा कंसर्न था अराउंड वक्फ अमेंडमेंट, क्योंकि कोई किसी भी इंसान ने अगर ये बोला कि चलो कुछ वक्त के लिए मेरी प्रॉपर्टी आइडल पड़ी है, मैं वक्फ के लिए दे देती हूँ, अब वंस गिवन इट इज इरिवर्सिबल। अब चाहे उस इंसान को जरूरत हो, चाहे कुछ भी ऐसा एस्पेक्ट हो, अब वो प्रॉपर्टी वापस नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट्स की बहुत जरूरत थी कि कौन डिक्लेयर कर पा रहा है, कौन इस चीज को चेक कर रहा है, ये सारे एस्पेक्ट्स रिकंसिडर करने बहुत जरूरी थे, क्योंकि यहाँ पे किसी के प्रॉपर्टी की डीलिंग में एक इरिवर्सिबल नेचर का पॉइंट है। नाउ देर आर फ्यू टर्म्स जो यूज किए जाते हैं। वाकिफ इज द पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है। मुतावली इज द पर्सन जो मैनेज करता है ऐसी प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट की है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल एज अ वक्फ, ठीक है, तो ए कौन हो जाएगा? ए हो जाएंगे वाकिफ। एंड मुतावली कौन होगा? जो इस प्रॉपर्टी को, जहां पे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट होगा, उस प्रॉपर्टी को संभालेंगे, उसका मैनेजमेंट देखेंगे, दैट पर्सन इज नोन एज मुतावली। ठीक है। अब यहाँ पे कंसर्न्स जो आ रहे थे 1995 के एक्ट के अंडर, वो ये आ रहे थे कि वक्फ का इरिवर्सिबल नेचर है, उसको डिसाइड करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल्स पे वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं, उसमें मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, बी इट रेप्यूटेड मुस्लिम पर्संस, कुछ लोग जो एसोसिएटेड होते हैं विद इस्लाम रिलीजन। अब उन्हीं के पास हक था ये डिसाइड करने का कि प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। ऐसे करते करते वक्फ बिकेम वन ऑफ द biggest three property holders in India after defense and रेलवेज। वक्फ के पास मैक्सिमम प्रॉपर्टी थी, एंड इस चीज की कोई अपील नहीं हो सकती, कोई इंसान हाई कोर्ट नहीं जा सकता। जो डिसीजन वक्फ बोर्ड ने दे दिया, कह दिया सो बस कह दिया वाला हिसाब था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कंसर्न्स उठ रहे थे। एंड फाइनली वक्फ एक्ट को रिप्लेस किया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ऑल्सो नोन एज उम्मीद एक्ट।
आई गेस आप लोगों ने जीके में ये पॉइंट पढ़ा होगा। जीके में इनफैक्ट इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2025। इसे लोकसभा राज्यसभा में पास कर दिया गया है। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अभी रिकमेंडेशंस आए थे, तो आज हम कुछ ऐसे प्रोविजंस पढ़ते क्योंकि अब ये एक्ट प्रेसिडेंट का भी असेंट मिल चुका है। सो अब ये प्रोविजंस फाइनल हो चुके हैं। अभी तक क्या था, लोकसभा में ये प्रपोज किया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये सारे पॉइंट्स बोले। अब जो आज हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, दीज हैव बीन फाइनलाइज्ड नाउ। वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया गया है। होता क्या है वक्फ बाय यूजर, कि कोई अगर अपनी प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ की तरह यूज की जा रही है एक वक्त तक, तो उसे बाद में वक्फ ही कंसिडर कर लिया जाएगा। दिस इज नोन एज वक्फ बाय यूजर, कि यूज करते करते वो प्रॉपर्टी अब किसकी हो गई है, वक्फ की ही हो गई है। तो इससे बहुत सारे लोगों के राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे। राइट टू प्रॉपर्टी भले ही फंडामेंटल राइट है पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा था। इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली उम्मीद एक्ट ने रिमूव कर दिया है। ठीक है, जो भी एक्ट से पहले रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी थी वो तो ठीक है, पर अगर कहीं भी गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है। उन सबके स्टेटस रीचेक किए जाएंगे। तो यहाँ पे वक्फ बाय यूजर फ्यूचर में तो होगा नहीं, पास्ट का भी अगर हम देखें, मतलब जिस भी तारीख से इंप्लीमेंट होगा उसके बाद वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म है। उससे पहले की जो भी प्रॉपर्टीज हैं अगर वो रजिस्टर्ड है, वेल एंड गुड, नहीं है तो उन सब का स्टेटस चेक करने की बात की गई। डिक्लेयर कौन कर सकता है, सबसे पहली बात तो पहले क्या होता था कि किसी एक इंसान की अगर कोई और वारिस नहीं है, कहीं वो प्रॉपर्टी जा नहीं सकती, वो प्रॉपर्टी वक्फ के पास चली जाती थी, या फिर किसी एक इंसान ने कुछ वक्त के लिए दी, चाहे ओरल हो या रिटन डिक्लेरेशन, या फिर नॉर्मली भी अगर किसी ने वो कर दिया तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती थी। पर अब प्रॉपरली वक्फ सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर डिक्लेरेशन, ऐसे ही वक्फ नहीं होगा। एंड वक्फ सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जो मुस्लिम, मतलब इस्लाम रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर 5 years। सिर्फ वही लोग ही वक्फ में प्रॉपर्टी दे सकते हैं। सेक्शन 40 जो एक सबसे बड़ा कंसर्न था वक्फ एक्ट का, उम्मीद एक्ट लाने का, दैट वाज सेक्शन 40 को हटा दिया गया है। सेक्शन 40 ये कहता था कि अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की रहेगी डिसाइड करने के लिए कि प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था जिसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। अब यहां पर अथॉरिटी किसके पास चली गई है, अथॉरिटी चली गई है कलेक्टर के पास, और कलेक्टर का डिसीजन भी हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो अब एक ही अथॉरिटी नहीं है, लोगों के पास अपना हक, अपनी बात बोलने का मौका बार बार है। ठीक है, ट्रस्ट को वक्फ से एक्सक्लूड किया गया है, मतलब जो भी ट्रस्ट अगर मुस्लिम ने क्रिएट की है, चाहे वो एक्ट से पहले हो चाहे बाद में हो, वो वक्फ रेगुलेशंस के अंडर नहीं आएंगी अगर वो गवर्न की जा रही हैं किसी और लॉ से, दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक चैरिटेबल। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट होता है जब किसी भी इंसान की एक प्रॉपर्टी को, किसी एक पर्सन को ट्रस्टी बनाकर उसके पास संभाला जाता है। तो ये और वक्फ दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। मीनवाइल आफ्टर 1995 एक्ट मुस्लिम्स में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ओवरलैप किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की प्रॉपर्टीज को एज अ वक्फ यूज किया जा रहा था। अब डिफरेंस क्या है तो वो भी प्रॉपर्टी किसी एक चैरिटेबल पर्पस के लिए, वक्फ इज ऑल्सो प्रॉपर्टी थ्रू चैरिटेबल फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। डिफरेंस ये था, वक्फ वंस डिक्लेयर्ड इरिवर्सिबल, ट्रस्टी में ऐसा नहीं होता, इट्स मोर ऑफ अ लीगल अग्रीमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंप्लीटली ये चीज एक्सक्लूड कर दी गई कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी अलग है, वक्फ अलग है। ठीक है, इनहेरिटेंस राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्ट किए गए। एज आई टोल्ड यू, मुस्लिम्स में मेल्स को इनहेरिटेंस का एक प्रायोरिटी दी जाती थी। अगर कोई भी मुस्लिम वारिस नहीं है, मेल वारिस नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी जाती थी। बट अब अंडर द उम्मीद एक्ट इट हैज बीन सेड दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनका भी एक राइटफुल इनहेरिटेंस होना चाहिए। इससे पहले कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर की जा रही है, तो जो भी विडोज हैं, जो भी सिंगल चिल्ड्रन हैं, उनका एक राइट यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय द न्यू एक्ट।
डिस्प्यूट अगर कोई भी है तो कलेक्टर से ऊपर की रैंक के ऑफिसर उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनके पास फाइनल अथॉरिटी होगी डिटरमाइन करने की। एट द सेम टाइम अपील भी अलाउड है, ऐसा नहीं है जैसे पहले वक्फ बोर्ड था वैसी पावर्स हमने कलेक्टर से ऊपर अथॉरिटी को नहीं दी है। हमने अपील का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन डाला है अंडर उम्मीद एक्ट। ये पॉइंट काफी ही इम्पैक्ट करेगा हमारे आने वाले एस्पेक्ट्स को, ठीक है। देन ऑडिट किया जा सकता है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है कि हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स चेक करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी के। अगर 1 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम है किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी की तो गवर्नमेंट उसका ऑडिट करवा सकती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोग जिनकी प्रॉपर्टी एज अ वक्फ यूज की जा रही है उनको भी एक अच्छी जवाबदेही रहे, ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंसी कैसे इन्होंने मेंटेन की है कि जो मुतावलीज हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो रजिस्टर करे जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं विद इन 6 months ऑफ एक्ट इनैक्टमेंट। 6 महीने के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स जो वक्फ की तरह यूज की जा रही हैं उन्हें रजिस्टर करें ताकि एक प्रॉपर अवेयरनेस हो विच प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी एंड विच प्रॉपर्टी इज नॉट। ऐसे बार बार क्लेम्स ना हो, इसकी वजह से एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन लाया गया, ठीक है। अब इसी के अराउंड प्रोटेस्ट्स भी काफी हुए। वेस्ट बंगाल में तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि देवर डिमांड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इज वेल, कि प्रेसिडेंट्स रूल में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। एट द सेम टाइम कितने ऑपोजिशन जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मेन लीडर्स हैं, वो इस चीज को अपोज कर रहे थे दैट उम्मीद एक्ट कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को दबाने के लिए लाया जा रहा है। जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मुस्लिम रिलीजन का, दैट इज अ प्रॉपर्टी बीइंग डिक्लेयर्ड एज वक्फ, उसका ही पूरा स्टेटस छीना जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे उनके फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनसे छीने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मोर देन 100 पिटिशंस कहाँ पहुंची? सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एंड सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच यहाँ पे इन पिटिशंस को कंसिडर कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट? पहले तो हम ये देखते हैं, क्योंकि अभी भी हियरिंग्स एज सच नहीं चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बस एक इंटरिम ऑर्डर दिया है। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है? जब तक एक फाइनल डिसीजन नहीं आता, जब तक अगली हियरिंग नहीं हो रही है, तब तक मीनवाइल आप कुछ निर्देशों का पालन करेंगे, कुछ ऑर्डर्स को कंसिडर करेंगे, दैट इज इंटरिम ऑर्डर। ओके, सो वेदर द एक्ट इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वक्फ। वक्फ इट्स अ इस्लामिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक लंबे टाइम से चल रहा था। तो जो उम्मीद एक्ट लाया गया वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ वक्फ उसी के ही अगेंस्ट जा रहा है। जैसे वक्फ बाय यूजर का एस्पेक्ट कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया, विच इज रॉन्ग, ठीक है। जो विमेन एंड चिल्ड्रन का एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट है ये कहीं ना कहीं गलत है। देन जो सिर्फ मुस्लिम्स ही वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, ये वॉयलेट करता है। क्योंकि अभी तक क्या होता था दैट एनी पर्सन कैन डिक्लेयर प्रॉपर्टी एज वक्फ, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। बट अब उम्मीद एक्ट ने क्या लॉ पॉइंट ले आए हैं कि अगर कोई एक मुस्लिम 5 साल से ऊपर इस्लाम रिलीजन फॉलो कर रहा है, सिर्फ तभी और सिर्फ तभी वो अपना प्रॉपर्टी वक्फ में डिक्लेयर कर पाएंगे। तो ये एक चैलेंज आया कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 को वॉयलेट कर रहा है। इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स, अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी बोर्ड में इंक्लूड करने की बात की गई है, विमेन मेंबर्स को इंक्लूड करने की बात की गई है। तो ये आर्टिकल 26 क्लॉज बी और आर्टिकल 26 क्लॉज डी कहीं ना कहीं शायद वॉयलेट करता है। तो ओवरऑल कोर्ट के सामने जो भी पिटिशंस गई उसमें ये 3 मेन सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे गए हैं, जिसका जवाब अभी कोर्ट ने दिया नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना इज अबाउट टू रिटायर। कौन बनने वाले हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लीज डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताओ। अब जो हियरिंग होगी दैट वुड बी आफ्टर द चेंज ऑफ न्यू चीफ जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस पीवी संजय कुमार हैं, जस्टिस के वी विश्वनाथन है। इन तीनों का एक बेंच बनाया गया है। इन्होंने कुछ इंटरिम ऑर्डर पास किए एज आई टोल्ड यू।
क्या ऑर्डर्स पास किए गए हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो इन्होंने पास किया है वो ये है कि अपॉइंटमेंट्स कोई भी नहीं किए जाएंगे सेंट्रल काउंसिल या फिर स्टेट बोर्ड्स में जब तक कोई फैसला नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अब जो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं उसमें नॉन मुस्लिम्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। और वही एक मेन सवाल पिटिशनर्स ने कोर्ट के सामने रखा है कि ये कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है उनके फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 26 को। आर्टिकल 26 बेसिकली है क्या? आर्टिकल 26 इज रिलीजियस डिनोमिनेशंस का जो हक होता है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस का जो फंडामेंटल राइट होता है कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ रिलीजन के एस्पेक्ट में, विद सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, विद सब्जेक्ट टू हेल्थ, विद सब्जेक्ट टू मोरालिटी, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रेगुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट आता है अंडर आर्टिकल 26 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 26 क्लॉज डी। तो वक्फ क्या रिलीजियस डिनोमिनेशन है या नहीं, क्या ये हक उनसे छीना जा सकता है या नहीं, दिस इज स्टिल टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। इसलिए जब तक कोई प्रॉपर मुद्दा नहीं आता है तब तक अपॉइंटमेंट्स नहीं की जाएंगी। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट ऑफिसर इन्वेस्टिगेट डेफिनेटली कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, जिनके पास भी इन्वेस्टिगेट करने की पावर्स है, आप प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट कीजिए। बट आप उनका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते जब तक जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट ना हो जाए। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है हमने काफी बार डिस्कस किया है इन आ प्रीवियस सेशंस आल्सो, इन आ क्लास आल्सो। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे जुडिशियल रिव्यू क्या है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है स्टेटस किसी का भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। एंड लास्टली, जो प्रॉपर्टीज जुडिशियली डिक्लेयर्ड है एज वक्फ, इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर, उनको डी नोटिफाई, मतलब हम उन्हें हटा नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पॉइंट्स में बताया था कि एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन आया है कि 6 महीने के अंदर आपको सारी प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना होगा, मतलब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब आउट ऑफ 8 लाख प्रॉपर्टीज जो वक्फ बाय यूजर की तरह एक्चुअली हैं, 8 लाख प्रॉपर्टीज इस वक्त इंडिया में वक्फ बाय यूजर के हिसाब से हैं। उसके उसमें से सिर्फ और सिर्फ अराउंड 4 लाख का हमारे पास अगर रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा तो होगा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि 1923 से रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंपलसरी है। तो अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ये उनकी गलती है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वेयर एज पिटिशनर्स का ये मानना है कि इतने पुराने कागज लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो कोर्ट्स ने भी कहीं ना कहीं बीच में एक्सेप्ट किया। इसलिए उन्होंने ये बोला है कि जो भी प्रॉपर्टीज चाहे वक्फ बाय यूजर वाली है, क्योंकि बोला था ना रजिस्टर्ड है वक्फ बाय यूजर तो ठीक है, नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, स्पेशली जब गवर्नमेंट से तुम लड़ रहे हो। तो यहाँ पर वक्फ बाय यूजर वाली भी डी नोटिफाई नहीं की जा सकती है, उनका वक्फ स्टेटस उनसे नहीं छीना जा सकता है जब तक कोर्ट यहाँ पर कोई डिसीजन ना ले ले। तो 3 मेन सवाल एंड 3 मेन ऑर्डर्स सरकार ने दिए हैं। लेट्स सी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है थ्रू आउट दिस ईयर फॉर योर क्लास 2026। सो these points should be clear so that आगे कोई भी हियरिंग होती है यू आर फेमिलियर विद इस पॉइंट के रिगार्ड में ये बात की जा रही है। ठीक है। मूविंग ऑन, the landmark judgment of not just April 2025 but 2025 altogether कि गवर्नर अपने पास वो बिल हमेशा के लिए रख के नहीं रख बैठ सकते हैं। एक टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, नॉट जस्ट फॉर द गवर्नर बट ऑल्सो फॉर द प्रेसिडेंट, जिसमें बिल को असेंट देना ही देना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन रहेगा इन कमिंग 1 to 2 years, तो बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे एक पिटिशन फाइल की गई थी बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, कब? नवंबर 2023 में। क्योंकि कुछ 10 से भी ज्यादा बिल्स थे जिसमें जो हमारा जो गवर्नर है तमिलनाडु के, वो एक्ट ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने वो बिल ना तो लेजिस्लेचर को वापस किया, ना उन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेजा, वो बिल बस उनके पास रखा हुआ है। अब बिल का एक नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? जैसे हम तमिलनाडु की अगर बात करें तो विधानसभा, दैट इज लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, उस बिल को पास करेगी। ठीक है। पास करने के बाद वो कहां जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा।
गवर्नर उसे असेंट देंगे, जिसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ये हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, राइट। बट तमिलनाडु में, नॉट जस्ट तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हो रहा था कि गवर्नर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, अपने पास अपना बिल साइड पे रख के अपना मस्त बैठे हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने केस फाइल किया नवंबर 2023 में कि भाई हम 10 से ज्यादा लॉ पास कर चुके हैं, दो दो तीन तीन बार फाइल गवर्नर के आगे भेज चुके हैं और वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमें काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। कानून ही नहीं बनेगा तो आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सुधार कैसे होगा। तो इन सारे गैप्स की वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड अल्टीमेटली decision has been taken in regard to article 200 as well as regarding article 201। टू जज बेंच थे यहाँ पे, जस्टिस पर्दीवाल एंड जस्टिस महादेवन। लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जजेस का नाम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपसे नहीं पूछा जाता है, बट अगर आपको आइडिया है तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता है, एज सच नहीं। लीगल में अंडरस्टैंडिंग द एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दी ऑफ आर्टिकल 200 एंड 201। देन 10 बिल पास किए तमिलनाडु के, जो बहुत टाइम से एक पेंडिंग पड़े थे। सबसे बड़ी बात, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सिर्फ गवर्नर के लिए नहीं, प्रेसिडेंट के लिए भी दी। कैसे दी? आर्टिकल 142 का यूज करते हुए दी है वो टाइमलाइंस। अब आर्टिकल 200 क्या कहता है पहले ये समझेंगे, फिर 201, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो हम ऐसी क्रोनोलॉजी में समझते हुए चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि कोई भी बिल अगर गवर्नर के पास पहुंचा है, विधानसभा से कोई भी बिल गवर्नर के पास पहुंचा है, तो गवर्नर के पास ये चार रास्ते हैं आर्टिकल 200 के तहत। क्या क्या? या तो भाई उस बिल को असेंट दे दो, मतलब कि गुड टू गो है, बिल जैसे ही असेंट मिल गया अपना एक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुम उस बिल का असेंट विद होल्ड कर सकते हो, विद होल्ड मतलब कि अपने पास कुछ वक्त के लिए रख सकते हो, या रिकंसिडरेशन के लिए उसे सेंड बैक कर सकते हो, कहां? टू स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा रास्ता। फोर्थ रास्ता क्या है कि प्रेसिडेंट के पास कभी कभी कुछ ऐसे स्टेट बिल्स होते हैं जिनका एक नेशनल इंपैक्ट होता है, तो ऐसे बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भी भेजा जा सकता है। तो या तो बढ़िया पास कर दो, या फिर अपने पास साइड पे रख लो, या फिर वापस लेजिस्लेचर को दे दो, या प्रेसिडेंट के पास भेज दो अगर भेजने की जरूरत है तो। जो ये रिकंसिडरेशन वाला मामला है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा आर्टिकल ये कहता है कि अगर तुम ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेज रहे हो तो थोड़ा ना जल्दी भेजो, एज सून एज पॉसिबल। अब यहां पे गवर्नर क्या करते हैं, यहां पर गवर्नर अपने पास ही सालों साल रखेंगे और फिर उसके बाद लेजिस्लेचर के पास भेजेंगे। नहीं, अगर आपको उस बिल में कोई ऐसे क्लॉजेस, कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं सही लग रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द उस बिल को वापस भेजिए। जनरली हमारा आर्टिकल 200 का इंटरप्रिटेशन ये कहता है। फिर उसके बाद उसमें ये बोला गया कि स्टेट लेजिस्लेचर नॉट बाउंड बाय रिकमेंडेशन। जो भी रिकमेंडेशंस गवर्नर कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, वो लेजिस्लेचर की मर्जी है, करे ना करे, माने या ना माने। एंड अल्टीमेटली वंस सेंट बैक, नाउ हैज टू साइन। अब साइन करना ही पड़ेगा, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, बट यू हैव टू साइन। लेजिस्लेचर ने रिकंसिडर किया, पास किया, आपके पास दोबारा भेजा, अब आप उसे अटका नहीं सकते, अब आपको साइन करना ही पड़ेगा। तो कई बार गवर्नर क्या करते थे, क्योंकि अब वापस आए तो साइन तो करना ही पड़ेगा, तो वो अपने पास ही रख लेते थे, फिर बहुत लंबे टाइम के बाद उसे वापस भेजते थे, जिसकी वजह से बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज आ रही थी, ठीक है। अब ये तो हो गया आर्टिकल 200। आर्टिकल 201 ये बोलता है कि अगर जो चौथा रास्ता अपनाया गवर्नर ने कि प्रेसिडेंट के पास भेजा किसी भी एक बिल को, उनके लिए रिजर्व किया, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या रास्ते हैं? या तो प्रेसिडेंट बिल को गुड टू गो कर दे, बढ़िया है भाई, आगे जाने दो, या अपने पास फाइल रोक ले
या फिर लेजिस्लेचर के पास फिर से रिकंसिडर करने भेज दें। ठीक है, इनके पास भी अब ये तीन रास्ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट भी अपने पास फाइल रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉकेट वीटो। तो इस मामले से परेशान होके तमिलनाडु गवर्नमेंट पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास। कुछ साल पहले पंजाब गवर्नमेंट पहुंच चुकी है, अभी केरला गवर्नमेंट भी पहुंची थी, उन्होंने भी बोला भाई हमारा मामला भी इन्हीं लाइंस पे फटाफट निपटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्टर्स देखते हुए स्ट्रिक्ट टाइमलाइन इशू की गवर्नर के लिए एंड प्रेसिडेंट के लिए। उन्होंने गवर्नर के लिए ये टाइमलाइन इशू की है, क्या टाइमलाइन, कि अगर आप असेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप फर्स्ट ऑप्शन अपनाते हैं गुड टू गो वाला, तो आपको 1 महीने के अंदर अपना कंसेंट दे देना है, साइन कर देना है। ठीक है। सेकंड है, अगर असेंट आप अपने पास रख रहे हैं फाइल, आप उसे नहीं दे रहे हैं, तो आप वापस भेजिए मैसेज के साथ रिकंसिडरेशन के लिए 3 महीने के अंदर। ऐसा नहीं है सालों साल आपके पास फाइल पड़ी है और आप आगे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो चीज नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें वापस भेजिए 3 महीने के अंदर। अगर आप प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख रहे हैं 3 महीने के अंदर, या फिर आप रिकंसिडरेशन के बाद असेंट दे रहे हैं, मतलब लेजिस्लेचर ने आपको रिकंसिडर करके वापस भेजा, अब आप उस पर असेंट दे रहे हैं, तो वो भी 1 महीने के अंदर दे देना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो यहाँ पे मैक्सिमम टाइमलाइन है वो ये है कि 1 महीने से अंदर से लेके 3 महीने के अंदर आपको एक एक्शन लेना ही लेना है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स आ रहे हैं, जो सरकार एक्चुअली काम नहीं कर पा रही है सिर्फ इस चीज की दिक्कत की वजह से कि गवर्नर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो इनएफिशिएंसीज अब कम से कम हो जाए। ठीक है। अब आर्टिकल 142 क्या है, जिसका एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा अराउंड अप्रैल। सबसे पहले तो ये पॉइंट आया कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया, गवर्नर के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस इशू कर दी, सब बढ़िया चल रहा था। बट जब ऑर्डर एक्चुअली आया तो उसमें यह पता चला कि उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए भी 3 महीने की एक टाइमलाइन इशू कर दी। और अगर इन्होंने 3 महीने के अंदर एक्शन नहीं लिया तो ये बोला गया कि रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जा सकती है। अब रिट ऑफ मैंडेमस क्या होता है? रिट ऑफ मैंडेमस ये होता है, रिट ऑफ मैंडेमस क्या होता है? 5 रिट्स होती है, आर्टिकल 32 के तहत इशू की जा सकती है। मैंडेमस की रिट ये होती है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करना, काम करने के लिए, उनका जो काम था वो पेंडिंग पड़ा है, वो करने के लिए मैंडेमस की रिट इशू की जा सकती है। ये डिसीजन भी ऑर्डर में पाया गया। अब ये तो ना सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था, ठीक है, ना ही ये मुद्दा कभी उठा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये पावर्स आई कहां से, ये डिसीजन दिया क्यों? यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया आर्टिकल 142, जो बात करता है इनहेरेंट पावर्स की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स है। इनहेरेंट पावर्स मतलब द पावर विद इन द एंटिटी इटसेल्फ। अब ये पावर सुप्रीम कोर्ट क्यों यूज करता है? जब वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्टी के साथ नाइंसाफी हो रही है, कंप्लीट जस्टिस नहीं हो पा रहा, कोई भी इंसान कोर्ट किस लिए अप्रोच करता है? जस्टिस के लिए। अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट को वो गैप्स फील होते हैं कि वो कंप्लीट जस्टिस नहीं कर पा रहा है, तो वो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए कोई डिसीजन लेता है। इसका जो सबसे बड़ा और बढ़िया एग्जाम्पल है, दैट इज विशाखा गाइडलाइंस। आप लोगों ने एक एक्ट का नाम सुना होगा, पॉश एक्ट। पॉश एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस अगेंस्ट वुमेन।
किसी भी वर्क प्लेस पे विमेन के अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो सकता। अगर होता है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है ऑफिस के अंदर ही जो उसे डील करेगी। ये आया पॉश एक्ट के तहत। पर पॉश तो आया 2013 में। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में विशाखा गाइडलाइंस दी थी एक केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पॉइंट्स बोले थे कि किसी भी वर्क प्लेस में ये सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि विमेन के अगेंस्ट किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ना हो। तो यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस देता है, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेता है, तब हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया है। जो भी गैप्स हैं बिटवीन लॉ एंड इक्विटी, लॉ कानून, जो आज कानून बोलता है, इक्विटी किसी भी इंसान को एक्चुअली जस्टिस क्या मिलनी चाहिए, दैट इज इक्विटी। इन दोनों के बीच में जो भी गैप है उस गैप को कम करने का काम करता है हमारा आर्टिकल 142। एंड ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपलसरी नहीं है, यूज करनी ही करनी है। ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, अगर उसे लगता है कि यूज होना चाहिए यूज होगा, नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। तो अल्टीमेट पॉइंट ऑफ आर्टिकल 142 इज दैट टू डू कंप्लीट जस्टिस, जब वो कुछ एडिशनल स्टेप्स लेता है, दैट इज आर्टिकल 142। तो यहां पे जो पॉइंट आया था वो ये था कि गवर्नर के अराउंड, तो आप लोगों ने एक ये टर्म पढ़ा होगा, गवर्नेटोरियल प्रोक्रेस्टिनेशन, जो ये कहता है कि एक लंबे टाइम का डिले हो रहा है क्योंकि गवर्नर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं किसी भी बिल पे। ठीक है, दिस बेसिकली मींस कि जो गवर्नर है वो बिना किसी रीजन के प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। दिस मीन्स अनएक्सप्लेन्ड डिले। दीज आर सर्टेन टर्म्स जो आपको आपके एडिटोरियल्स में भी देखने को मिले होंगे, पैसेजेस में भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो अनएक्सप्लेन्ड डिले है उस चीज को गवर्नर से रिलेटेड तो सुप्रीम कोर्ट ने डील कर लिया, पर प्रेसिडेंट से जो डील किया, 3 मंथ्स की जो डेडलाइन प्रोवाइड की, मैंडेमस इशू करने का जो पॉइंट बोला, वो बोला बाय द यूज ऑफ आर्टिकल 142, जिसके लिए हमेशा एक कंट्रोवर्सी होती है कि क्या आर्टिकल 142 का जो यूज है, इज इट जुडिशियल ओवररीच। अब जुडिशियल ओवररीच क्या है? जुडिशियल ओवररीच ये है कि जुडिशरी का फंक्शन क्या है? डिसीजंस देना, जस्टिस करना, न्याय करना। ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्ट्स को चेक करना। लॉ बनाना तो नहीं है, लॉ को इंप्लीमेंट करना तो नहीं है। पर ध्यान से देखा जाए तो यहां भी तो एक तरीके से गाइडलाइंस देकर आपने कोई एक कानून ही बनाया, यहां भी तो आपने लॉ को तरोड़ मरोड़ दिया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 को प्रॉपरली बस एक लैंग्वेज गिवन है, कोई टाइमलाइन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, आपने उसको इंटरप्रेट ही किया है ना, मैंडेमस का पॉइंट ही डाला है ना। ये कहीं ना कहीं जुडिशरी अपनी पावर से थोड़ा सा स्टेप आगे लेता है, उसे जुडिशियल ओवररीच बोला जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए जो टाइमलाइन इशू किया है, क्या ये जुडिशियल ओवररीच है? क्या जुडिशरी ने फालतू एक स्टेप आगे लिया है? क्या वो अपने पावर्स में उसने स्टेप आगे किया या उसका ऐसा कोई हक है ही नहीं? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्या क्या केसेस और क्या क्या कमीशंस देखे गए थे, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किए, जहां ये पहले ऑलरेडी बोल चुका है कि कोई डिले नहीं होगा, कोई पॉकेट वीटो की पावर नहीं है, एब्सोल्यूट वीटो की पावर नहीं है, और अगर आप डिले कर भी रहे हैं तो दैट डिले शुड बी एक्सप्लेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब केसेस तो ठीक है, साथ में ही बहुत सारे कमीशन हैं, सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2016 में इशू किया था, जब प्रेसिडेंट के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होनी चाहिए, इसका रिकमेंडेशन किया गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट कई बार बहुत टाइम लगा देते हैं एसेंट देने में। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस एंड इन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की टाइमलाइंस को स्ट्रिक्ट बनाया, एंड ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कोर्ट ने बताए। सबसे पहला पॉइंट,
लास्ट पॉइंट से इनफैक्ट डिस्कस करते हैं। गवर्नर को एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करना चाहिए, जो आर्टिकल 163 कहता है। गवर्नर के साथ साथ पॉइंट यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी आ जाएगा कि जो भी काम करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहे अनुसार करना है। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हमारा ये स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस है ना 2023 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि भाई सरकार को लोगों ने चुना है, गवर्नर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो लोगों का जो भी हित है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सरकार को डिसाइड करना चाहिए। गवर्नर को अपने हाथ में सारी पावर्स नहीं रखनी चाहिए। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो क्लियरली बोलता है कि तुम्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे, उनकी हेल्प के साथ डिसीजन लेना है, तो आपको अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब की, ये हम ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो बिल्कुल यूज नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट वीटो इज कि कुछ टाइम के लिए रख लिया कि कुछ टाइम बाद प्रेसिडेंट को भेजेंगे। पॉकेट वीटो इज उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, चाहे किसी भी तरीके से तुम बिना किसी रीजन के उसे डिले नहीं कर सकते हैं। अगर रीजन दिया और फालतू का दिया तो उस रीजन का जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ये भी कोर्ट ने साथ ही साथ मेंशन कर दिया कि कहीं बाद में जाके वो गैप्स ना आए। एंड एक बार आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया, एज इन आपने लेजिस्लेचर के पास वापस भेजा, अब आप और टाइम पास करने के लिए प्रेसिडेंट के पास वापस नहीं भेज सकते हैं। अगर आपको उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है, पहले आप प्रेसिडेंट को भेजिए, प्रेसिडेंट उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, ताकि एक ही साथ पूरा मामला निपट जाए। पहले रिकंसिडर के लिए भेजा, फिर आपके पास आएगा, फिर आप प्रेसिडेंट को भेज रहे हो, डबल टाइम लगेगा। टाइम कम से कम रखना है ताकि लॉज अच्छे से पास हो, इम्पैक्ट अच्छे से आए। अब इस जो डिसीजन है, इसको बहुत लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंटर स्टेट सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं बेटर हो रहा है इस डिसीजन से। जो फेडरलिज्म का एस्पेक्ट है हमारी कंट्री में, फेडरलिज्म क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स एट डिफरेंट लेवल्स, उसका एस्पेक्ट कहीं ना कहीं बेटर हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस बेटर हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो कुछ कंट्रोवर्सीज रही वो रही अराउंड जुडिशियल ओवररीच, जिसका आंसर आप ऑलरेडी चैट बॉक्स में बताने वाले हैं। राइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट मैटर फॉर द डे इज कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं, जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 के तहत बनाए गए हैं, उनके पास सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हक है कि वो बच्चों को एविक्शन, एविक्शन मतलब निकाल पाए, और जो भी ट्रांसफर किए गए हैं उन ट्रांसफर को कैंसिल करके सीनियर सिटीजन्स के पास वापस वो प्रॉपर्टी दे, ताकि एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर्ली अपहोल्ड हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन अकॉर्डिंग टू द एक्ट इज एनी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 60, मेल और फीमेल, पेरेंट्स हु आर अबव द एज ऑफ 60, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी अपने बेटा या बेटी को ट्रांसफर की, ये कहते हुए कि हमारी जो प्रॉपर्टी है हम तुम्हें ट्रांसफर कर रहे हैं, तुम प्लीज आने वाले वक्त में हमारा मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस होता है किसी भी पर्सन के लिए एक सर्वाइवल प्रोवाइड करना। मेंटेनेंस शायद हमने अपने जनवरी के सीएलके में डिस्कस किया था अराउंड स्पाउसेस। तो पेरेंट्स को भी एक मेंटेनेंस एंटाइटल्ड होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उनके हेल्थ एक्सपेंसेस, ठीक है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग विद एज। तो इन सब चीजों में एक मेंटेनेंस अमाउंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कोई भी एक सीनियर सिटीजन इस शर्त के साथ कोई एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और वो बच्चे ने शर्त नहीं मानी, ठीक है, they are unable to maintain themselves from their own earnings of property, तो उनके पास हक है मेंटेनेंस का अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजंस एक्ट 2007। इसी पर्पस के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, किसी भी बच्चे, अगर बच्चे नहीं है, कोई लीगल एयर्स है, रिलेटिव्स हैं, उनके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है कि उन्हें ऐसे पर्सन को सपोर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट। अब यहाँ पे जो मुद्दा था वो ये था कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, ठीक है, तो जो मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन आया वो आया पेरेंट्स का, रिलेटिव्स पे भी, बच्चों पे भी, और साथ में ही हमने ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश कर दिए। ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश कर दिए मतलब कि
कोर्ट इसका डिस्कशन नहीं करेगा। कोर्ट जैसी एक अथॉरिटी है जो सिर्फ इन एस्पेक्ट्स को देखेगी। तो सेक्शन 7 इस एक्ट का ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, जो इन सारे मैटर्स में डिसीजन लेगा। ठीक है। सो एज आई वाज टॉकिंग कि किसी भी सीनियर सिटीजन ने अगर एक बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की शर्त के साथ कि उस प्रॉपर्टी के बदले वो उन्हें मेंटेन करेंगे, चाहे वो गिफ्ट के थ्रू की, चाहे वो कुछ एक अमाउंट के थ्रू की, कैसे भी मेंटेनेंस के प्रॉमिस पे किया, बच्चे ने बात नहीं मानी, तो ऐसे केस में हक है कि वो इस ट्रांसफर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे और प्रॉपर्टी वापस किसके पास आ जाए, पेरेंट्स के पास आ जाए। यहाँ पे जो हमारा सेक्शन इन क्वेश्चन है दैट इज सेक्शन 23। इसके अराउंड तुम्हारा एक पैसेज भी आया था मॉक 15 या मॉक 16 में, ध्यान से डिस्कस करते हैं। 23A ये बोलता है कि कोई भी सीनियर सिटीजन अगर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है इस कंडीशन के साथ कि उनका ख्याल रखा जाएगा, उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा, और ट्रांसफरी मतलब कि जो बच्चा है, जो रिलेटिव है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, वो फेल कर जाता है इन कंडीशंस को कंप्लाई करने में, इस प्रॉमिस को पूरा करने में, तो ऐसा ट्रांसफर कोर्ट वॉइड मान सकती है। वॉइड मतलब कि इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और ये भी माना जा सकता है कि जो भी ये ट्रांसफर था वो धोखे से था, दबाव के अंडर था, दैट इज बाय फ्रॉड और कोअर्शन, कि किसी भी तरीके की जबरदस्ती करके ये ट्रांसफर करवाया गया था। ये 23 क्लॉज ए कहता है। तो यहां पे सिर्फ इतनी बात हुई कि ट्रांसफर जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई लीगल रेलेवेंस नहीं रहेगा। 23 क्लॉज बी ये कहता है कि कोई भी सीनियर सिटीजन अगर मान लो एक सीनियर सिटीजन है ए, उसने अपने बेटे बी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, बी ने जब ये प्रॉपर्टी बेच दी सी को, और सी को ये बात पता है कि यहाँ पे बी के पास एक हक था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ए को इस प्रॉपर्टी से मेंटेन करे, उसका ख्याल रखे, सी को ये बात पता है। तो अब अगर बी ने प्रॉपर्टी सी को बेची तो ए सी से भी मेंटेनेंस मांग सकता है कि भाई जब तुम्हें पता था ट्रांसफर से पहले कि मेरा केयर, मेरा मेंटेनेंस इस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, तो अब मैं भी इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारे थ्रू डिपेंडेंट हूं। तो ये जो राइट है ये एनफोर्स किया जा सकता है अगेंस्ट द ट्रांसफरी एज वेल, अगर उनके पास नोटिस है या फिर बिना कंसिडरेशन के हमारा ट्रांसफर हुआ है। इन दो केसेस में अगर ये प्रॉपर्टी आगे बेची गई है जिसपे प्रॉमिस था ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस, तो जो नया बायर है उस पर भी हम ये हक जमा सकते हैं केयर या मेंटेनेंस का। ये बोलता है 23 क्लॉज बी। 23 क्लॉज सी ये बात बोलता है कि अगर कोई भी ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी सीनियर सिटीजन के बिहाफ पे ये एक्शंस ले सकती हैं। अगर सीनियर सिटीजन के पास इतना फंड्स नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, तो वो भी इनके बिहाफ पे बच्चे के अगेंस्ट या रिलेटिव्स के अगेंस्ट या फिर नए बायर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है फॉर केयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है। अब कोर्ट ने एग्जैक्टली बोला क्या क्या इस केस में? कोर्ट ने ये बोला कि भाई 23 क्लॉज 2 में सीधा सीधा गिवन है कि एविक्शन का हक है। ट्राइब्यूनल उस बच्चे को उस प्रॉपर्टी से निकालने का हक रखती है अगर बच्चे ने प्रॉमिस नहीं माना है तो, और सीनियर सिटीजन का जो हक है मेंटेनेंस का फ्रॉम एन स्टेट, वो हमेशा मेन प्रिजर्व्ड रहेगा अंडर द एक्ट। एविक्शन सिर्फ तभी ऑर्डर होगा जब जरूरी है और फटाफट करना ही जरूरी है। सपोजिडली सीनियर सिटीजन की जान पे खतरा है, द चिल्ड्रन, द डॉटर इन लॉ और द सन दे नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली विद द सीनियर सिटीजन, तो ऐसे केस में एविक्शन किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है एविक्शन होगा ही होगा कि तुम्हें निकाला ही निकाला जाएगा, नहीं। अगर जरूरी है, अगर इन दैट सिचुएशन और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो सीइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन बच्चे को उस प्रॉपर्टी से निकाला जा सकता है, ट्रांसफर को वॉइड किया जा सकता है। पावर्स ट्राइब्यूनल के पास भी है इविक्ट करने की, पर जरूरी ये है कि कंडीशंस स्पेसिफाइड थी, मतलब कि जब ट्रांसफर किया जा रहा था तो सारी शर्तें स्पेसिफाइड थी, और कंप्लाइड नहीं हुई, मतलब कि सिर्फ एक पॉइंट अगर नहीं हो पाया, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी में ही निकाल देंगे, नहीं नहीं नहीं, इतना मिसयूज भी नहीं करना है। ट्राइब्यूनल्स को सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करना होगा कि कंडीशन स्पेसिफाइड थी बच्चों को, फिर भी कंप्लाई नहीं की गई, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो कंसिडर नहीं किए गए, सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट, उनकी जो ग्रेस है, उस पर अगर क्वेश्चन आ रहा है
तब ट्राइब्यूनल्स इविक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स को भी इस सेक्शन के लिए, सॉरी, इस एक्ट के लिए स्पेशली सेक्शन 7 एज वी डिस्कस के अंडर क्या किया है हमने, इनैक्ट किया। ठीक है, सो ये थे हमारे इस मंथ के इंपॉर्टेंट सीएल के। वी डिस्कस्ड अराउंड सीनियर सिटीजन्स, अराउंड उम्मीद एक्ट, अराउंड गवर्नर्स टाइमलाइन। 142 का एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि प्रेसिडेंट का टाइमलाइन इज ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस टू गवर्नर, तो क्या आर्टिकल 142 है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रिवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी का जो हमारा आरटीआई एक्ट का पॉइंट था, ये सारे पॉइंट्स हमने ब्रीफली इस क्लास में डिस्कस किए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। प्लीज डू कमेंट बिलो ऑल द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड यू अराउंड जुडिशियल रिव्यू, अराउंड जुडिशियल ओवररीच। ऑल राइट, that was all about today's session. Take care, guys, and I'll see you with another such session. Bye bye.